सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास दिया है कि पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i प्लस 2j माइनस 6k टू 14i प्लस 13j प्लस 6k ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फोर्स। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप डेल्टा आर निकाल दो। डेल्टा आर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल विच इज 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 3 इज गोइंग टू बी 11i कैप, 13 माइनस 2 इज अगेन प्लस 11j कैप एंड 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 15k कैप। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो फोर्स है वो दिया है मेरे पास 4i कैप प्लस j कैप एंड प्लस k कैप, सॉरी 3k कैप। सो अब आपको निकालना है वर्क। तो वर्क की डिफिनीशन बच्चों क्या होता है, F डॉट डेल्टा आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यदि आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11 44, 1 इंटू 11 11 एंड 3 इज टू 15 45। सो इट इज गोइंग टू बी 100। तो सब कुछ बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये मीटर में दे देना चाहिए था कि इट मूव फ्रॉम दिस मीटर टू दिस मीटर। वैसे दिया भी है, इनफैक्ट क्वेश्चन में दिया है, जरूरत नहीं दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, दिया है यहाँ पे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर ऐसा दिया हुआ है तो इसलिए ये जूल में होगा वर्क। सो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो इट इज 100 जूल, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वेक्टर P is equal to ai cap plus aj cap plus 3k cap and q equal to ai cap minus 2j minus k are perpendicular to each other. The positive value of a is, once again यदि आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है तो अगेन हम p डॉट q ले लेंगे। तो p डॉट q बच्चों कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a एंड माइनस 3 k डॉट k 1 हो जाता है। सो आप इसको, चूंकि सिंस इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एज P इज परपेंडिकुलर टू Q, सो व्हाट यू कैन से P डॉट Q इक्वल टू 0। ये इतना तो आप बोल ही सकते हो। सो मतलब इसका ये हो गया कि a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यदि ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो हमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 2 प्लस माइनस यहाँ पे देखो 4 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास 6 और एक हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो पॉजिटिव वैल्यू ये पूछ रहा है तो a की वैल्यू या तो 3 आएगी या तो माइनस 1 आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू बच्चों इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, a। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था इसका तो आंसर कुछ है नहीं, तो ये 3 हो गया, a हो गया इसका ऑप्शन, आंसर इज 3। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं R क्रॉस F। सो सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे R के, यहाँ पे लिख देंगे I J K और R के परस्पर कंपोनेंट I K वाले कितने हैं वो लिख दो। तो ये 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। F के लिए यहाँ पे माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, I को निकाल लो। यहाँ पे 3:5 हो गया 15, यहाँ पे 1:1 हो गया -1। माइनस जे कैप, यहाँ पे देखो जे कैप के लिए जे कैप को ढक दो, ये दोनों ढक दो। सो 7:5 हो गया 35 एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, -3 इंटू 1 -3 और नीचे से ऊपर जा रहा है तो +3। मुझे लगा कि इसी से काम हो जाएगा, पर ए वाला ही होगा इसमें और तो कोई होने के चांसेस ही नहीं है। प्लस के कैप फिर भी निकाल लेते हैं, के को करोगे तो 7:1 हो गया 7 एंड +9 तो ये बच्चा हो गया 16। तो बेसिकली 14i कैप माइनस 38 जे कैप एंड प्लस 16 के कैप, ये ए है। तो आंसर इज ए। यहाँ पे ओमेगा और आर दिया है और लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है। पूरी फिजिक्स में बच्चों ये एक चीज आपको याद रखनी है कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। यहाँ पे ओमेगा पहले आता है, आर बाद में आता है। बाकी जगहों पे जैसे आप देखेंगे
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, यहाँ पे आर पहले आता है, फोर्स बाद में आता है। एंगुलर मोमेंटम आप देखेंगे तो ये आता है आर क्रॉस पी, आर पहले मोमेंटम बाद में। वैसे ही यदि हम बात करें लॉरेंज फोर्स की, जो मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे, तो आता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अगेन आप देखिए V इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी, यानी कि R या R के जो डेरिवेटिव हैं वो पहले आते हैं बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज में, बट ऐसा लीनियर वेलोसिटी के साथ नहीं है। सो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आप याद रख ही पाएंगे। इनफैक्ट ये जेई में एक बार पूछा भी था बहुत पहले ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो वो आर क्रॉस ओमेगा भी था और ओमेगा क्रॉस आर भी था, तो बच्चों ने आर क्रॉस ओमेगा कर दिया था, तो वो गलत हो गया था। बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले आया था जेई में ऐसा एक क्वेश्चन। सो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आई जे के, और ये जो है हमारे पास 3 -4, यहाँ पे +1, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 5 -6 एंड 6। अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे आई ले लो, यहाँ पे -4:6 24 हो गया, एंड 24 + 6 हम लिख लेंगे, क्योंकि ये -6 × 1 ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा -j कैप, अब यहाँ पे देखो पहले ही ये -18 आ गया, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, बाकी मैं कर देता हूँ। पहले वाले में यदि -18 आ गया तो -18 एक ही ऑप्शन है, तो एक सही हो गया। फिर भी चेक करने के लिए फर्दर कर लेते हैं, तो 3:6 बच्चा हो गया 18 एंड -5, तो वंस अगेन -13 आना चाहिए, -13 आ रहा है। और k की बात यदि हम करें तो k का मतलब 3:6 -18 एंड +20, तो 2k आना चाहिए यहाँ पे, तो 2k अब आ रहा है। तो बेसिकली हमें पहले वाले से ही पता चल गया, क्योंकि -18 आई कैप सिर्फ एक ऑप्शन हम देखते हैं बच्चों। सो a क्रॉस b इक्वल टू a डॉट b, लेकिन यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ a क्रॉस b। सो मॉड ऑफ a क्रॉस b हो जाता है बच्चों a b साइन थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट a b कॉस थीटा। सो यहाँ से बच्चों tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी इज करेक्ट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू √3a.b, तो ये भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग, ab साइन थीटा इक्वल टू √3ab कॉस थीटा। अब आपको कुछ करना नहीं है, ab से भी कट कर दो, यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन अब नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये पूछ रहा है कि मॉड ऑफ a प्लस b क्या होगा। सो मॉड ऑफ a प्लस b यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ये, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। सो आप देखो आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली है 60 डिग्री, सो यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + 2ab इंटू 1/2, सो क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। सो ये फाइनली आपके पास हो जाएगा a² + b² + ab। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है आपको, तो डी वाला ऑप्शन बच्चों सही लग। यहाँ पे आपको दिया है कि 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो मॉडुलस निकाल लो इनका, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से काफी सारी बातों का पता चल जाता है। सो 9 + 4 एंड +1, मॉड ऑफ a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 14 √14। सिमिलरली बच्चों मॉड ऑफ b की बात यदि हम करें तो हो जाएगा 1 + 9 + 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35। एंड मॉड ऑफ c की वैल्यू यदि हम निकाले तो ये बच्चों हो जाएगी 4 + 1 + 16, तो बच्चों ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 21। तो आप देख पा रहे हो कि a² + c² इक्वल टू b², तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बन ही रहा है, आइसोसेलेस भी नहीं बन रहा है और इक्विलेटरल भी नहीं बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन ही सिर्फ सही होगा। इक्विलेटरल में तीनों बराबर होने चाहिए ए बी सी, और आइसोसेलेस में भी आपको पता है कम से कम 2 बराबर होने चाहिए, तो इस ऐसा नहीं है। और a² + c² इज इक्वल टू b² हो रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC एज शोन इन फिगर। सो अगेन बच्चों इसको हम क्या करेंगे कि जो OB है ना,
ये है O एक्चुअली, तो OB जो है उसको मैंने मान लिया x एक्सिस, सो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा y एक्सिस। सो यदि आप चाहें तो OA को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, r cos 45 डिग्री i कैप, ठीक है, हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको, एंड प्लस r sin 45 डिग्री j कैप। सिमिलरली यदि आपको मैं बोलूं कि OB क्या होगा, तो बच्चों OB को आप ले लेंगे r i कैप सिंपली, और यदि मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज OC, तो OC को आप लिख लेंगे r cos 45 डिग्री i कैप, प्लस में होगा और नेगेटिव में चला जाएगा y में, सो r sin 45 डिग्री माइनस j कैप, क्योंकि ये उल्टा गया ना, इस तरफ इसका प्रोजेक्शन आएगा। सो आप देखो ये जो है दोनों एक दूसरे से कट कर गए जोड़ने पे तीनों, और यहां पे जब हम OA OB प्लस OC जोड़ेंगे तो आप क्या देख पा रहे हो, किया जा रहा है r प्लस 2r cos 45 डिग्री i कैप। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो सिंपली आ जाएगा r 1 प्लस 2 और ये आपके 1/√2। सो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड OA प्लस OB प्लस OC का। सो बच्चों ये सिंपली r इंटू 1 प्लस √2 हो गया, ये समझ पा रहे हो ना, r को मैंने बाहर खींच लिया और 1 प्लस 2 cos 45 डिग्री 1/√2 लिख दिया। तो बेसिकली ये r इंटू √2 प्लस 1 है। ये सी वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है और एक बार जेई में भी पूछा गया था। अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये जेई में शायद जेई में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन हाल फिलहाल किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। सो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि b प्लस सी इक्वल टू एफ कौन सा सही है इसमें। तो यहां से उठा उठा के हम देखते हैं, यहां से उठा लो b को और यहां से उठा लो c को। तो b और c को जब तुम ऐसे रखोगे तो जो तुम्हारे पास वेक्टर बनने वाला है वो वेक्टर क्या बनने वाला है ये तुम्हें बताना है। सो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये है तुम्हारा b और ये है c, तो जो वेक्टर बन रहा है उसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, जो वेक्टर बन रहा है उसका डायरेक्शन हो रहा है ऐसे। अब इस चीज को यदि तुम किसी वेक्टर में अपने देखो, यहाँ पे जो भी नोन वेक्टर है, तो ये f के क्या है, उल्टा डायरेक्शन हो रहा है, तो ये -f बन रहा है। तो बच्चों ये वाली बात तो बिल्कुल होने वाली है नहीं, तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, फिर से हम इसको जगह पे रख देते हैं, ये b पे रख दो और ये तुम्हारा e पे था रख दो। फिर से हम बाकी चीजें देखेंगे, ये c को c पे रख दो। ऐसे कर करके मैं बाकी दिखाता हूँ तुमको। a प्लस सी, तो बच्चों यहां से उठा के a रख दो और a प्लस सी इक्वल टू एफ बोल रहा है, तो a प्लस सी इक्वल टू एफ तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। f का डायरेक्शन देख रहे हो इस तरफ है और a प्लस सी तो एक लाइन में ही होगा, तो a प्लस सी इक्वल टू एफ होने की संभावना क्या हो गई, 0 हो गई। ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट यदि हम देखें a प्लस ई, तो a को उठा के यहाँ पे रखो, ये a को और e को उठा कर रखो, तो a और e अगेन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। आप देख पा रहे हो, तो a और e अपोजिट डायरेक्शन में, तो f होने की कोई संभावना नहीं बनती है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई। अब हम देखते हैं लास्ट वाला जो है इसमें कि d प्लस ई का बात ये कह रहा है वो क्या है। तो बच्चों यहां से उठा कर रखो d और d प्लस ई बोल रहा है, तो d के ऊपर रख दो तुम यहाँ पे e। अब देखो ना ये f जो है बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, तो d प्लस ई इक्वल टू एफ ही इसमें एक सही होने वाला है। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन इसमें हो गया सिंपली डी। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो कि कैसे हो रहा है, तुम यहाँ पे देख भी लो, ये है तुम्हारा d, ये है तुम्हारा e और d प्लस ई को उठा के रखा तो हमें वो बन गया f। a प्लस बी इक्वल टू सी जो हम वेक्टर एडिशन के लिए करते थे उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ मिलके एक हेक्सागन बना रहे हैं। हम यहां से यदि ए डी को जोड़ दे तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा इसका हेक्सागन का बेसिकली सेंटर। और यदि ये हेक्सागन एक सर्कल पे तुम मान लो तो एक सर्कल का जो रेडियस होगा वो ए हो जाएगा और जो डी है तुम्हारे पास, चूंकि रेगुलर है तो रेगुलर हेक्सागन है तो जाहिर सी बात है कि ये सारे यदि कॉर्नर्स को मिला दो इसके तो एक सर्कल पे होंगे ये। सो उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा एओ और उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा एडी।
तो हम वेक्टर के अपने तरीके से इसको ये तो बोल ही सकते हैं कि AD जो है ना बच्चा, वो 2AO है, तो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो AD की कहानी हो गई कि AD इक्वल टू 2AO होगा। अब बाकी चर्चा करते हैं। बाकी चर्चा में AB के साथ जोड़ रहा है ये AC को, फिर AD तो खत्म ही हो गया, फिर AF और ये FE, ऐसे इस तरह से जोड़ रहे हैं ये सारी की सारी बात। सो आप यदि देखो तो ये है हमारे पास AF। अब यदि हम ध्यान दें तो AB जो है प्लस BC, यदि मैं बोलूं कि AB प्लस BC, सो AB प्लस BC किसके बराबर होने वाला है? AB प्लस BC इक्वल टू AC होने वाला है। सो यदि मैं AC की बात कहूं तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB एंड प्लस BC। और देखो BC और FE एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो बेसिकली ये बराबर हो जाएगा AB प्लस FE के। अब ये क्यों मैं कर रहा हूं उसका मैं तुम्हें बताऊंगा कारण। अब मैं जा रहा हूं AF और AE को जोड़ने। तो यदि तुम यहां पे देखो तो तुम यहां पे बोल सकते हो कि AF एंड प्लस FE, AF प्लस FE इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास AE। ठीक है। सो यदि मैं यहां पे FE की जगह पे AC माइनस AB रख दूं तो ये हो जाएगा AF प्लस AC माइनस AB इक्वल टू A। अब तुम यदि ध्यान दो यहां पे तो ये हो जाएगा मेरे पास AF प्लस AC इक्वल टू AE एंड प्लस AB। अब देखो AB के ठीक सामने है ED, तो हम इसको बोल सकते हैं AE एंड प्लस ED। और AE प्लस ED बच्चा अगेन क्या होने वाला है? AD होने वाला है, यानी कि ये AF प्लस AC मिलके तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी AE प्लस AO मिलके AE प्लस ED मिलके AD हो गया, विच इज 2AO। सो बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे A और AB आ गया, इसमें से तुमने AE ले लिया और AB ले लिया। ऑलरेडी AD ले चुका हूं, मेरे पास AC और AF यहाँ पे देखो साथ में मिल रहे हैं। अब इनका देखते हैं कि हम इनका क्या कर सकते हैं। तो AC, और चूंकि यहाँ पे तुम देख ही रहे हो कि AF प्लस AC इक्वल टू AE प्लस AB, तो यानी कि ये भी 2AO के बराबर हो गया। तो यानी कि AB प्लस AF जो है, नहीं हाँ AB प्लस AE, ये दोनों मिलके हो गए तुम्हारे पास 2AO, और AC प्लस AF मिलके भी तुम्हारे पास हो गया 2AO, और AD तो 2AO के बराबर है ही, तो सब मिला के हो जाएगा बच्चा 6AO। तो इस तरह से थोड़ी बुद्धि लगा के तुम्हें ये क्वेश्चन करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि A is a 2 centimeter long and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant. Vector B is also 2 centimeter long and is 60 below the x-axis in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो A plus B is a vector of magnitude। अच्छा सो देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्वाड्रेंट की कहानी कह लेते हैं जो वो बोलना चाह रहा है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। पहला वाला वेक्टर 2 सेंटीमीटर का है, ऐसे रखा हुआ है 60 डिग्री के एंगल पे, और 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। और दूसरा वाला वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, वो भी 2 सेंटीमीटर का है लेकिन बिलो द। सो हम इसको वेक्टर कंपोनेंट के रूप में लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले वाले को 2 cos 60 डिग्री I कैप एंड प्लस 2 sin 60 डिग्री बच्चा J कैप। दूसरे वाले वेक्टर को आप लिखने जाओगे तो ये लिख दोगे 2 cos 60 डिग्री I कैप प्लस 2 sin 60 डिग्री माइनस J कैप। बच्चों इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री I कैप। दिस इज योर रिजल्टेंट, यानी कि A प्लस B। सो ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B। सो 4 इंटू
1/2i कैप, यानी कि बच्चा हो गया 2i कैप, यानी कि 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, चूंकि 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बच्चा बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, और तो कोई सही हो नहीं सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये नॉर्मल फार्मूला होता है आर का, रिजल्टेंट का, यदि दो वेक्टर पी और क्यू के बीच में एंगल बच्चों थीटा है। सो देखो मैं यहां पे रखता हूं अपने वेक्टर पी को, और उसके ऊपर वेक्टर पी के ऊपर वेक्टर क्यू को रखता हूं। ये है स्थिति, ये बच्चों हो गया क्यू। अब तुमको यदि कोई बोलेगा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन देम इज, तो ये बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, क्योंकि हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड हम मिला के एंगल की बात करते हैं। तो यदि हम वेक्टर पी और क्यू के बीच का एंगल देखें तो ये बड़ा वाला थीटा होगा, विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज नॉट अ एक्यूट एंगल। अब हमने क्या किया है कि यदि एज पर क्वेश्चन इसको बढ़ा दिया तो ये हो गया बच्चा 2q। तो जब ये 2q हो जाएगा तो अब आप मेरे को बताओ कि नया वाला रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा वो बता रहे हैं, यानी कि नया वाला रिजल्टेंट आरडेस यदि है तो वो 90 डिग्री पे हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच में एंगल यदि थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो एंगल यदि ए से फाई बनाता है तो tan फाई की वैल्यू बच्चा कितना हो जाता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन में यदि मैं बी की जगह पे रख देता हूं 2q को, और ए की जगह पे रख देता हूं पी को, और फाई की जगह पे रख देता हूं 90 डिग्री को, सो ये मेरा बन जाएगा tan 90 डिग्री इक्वल टू 2q साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई p प्लस 2q कॉस थीटा। ऐसा ही तो होगा, दूसरे वाला जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने यूज किया। सो यहां से आपको ये पता चल पा रहा है कि यहाँ पे tan 90 डिग्री यानी कि इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, p प्लस 2q कॉस थीटा जो नीचे वाली वैल्यू है। तो ये वैल्यू यदि 0 हुई तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस 2p कॉस थीटा रख लूं, सो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर, तो यानी कि आर इक्वल टू बच्चा हो जाएगा पी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यदि हम एक्चुअली आर इक्वल टू प्लस माइनस पी होगा, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया कि आर का मैग्नीट्यूड पी के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। टू वेक्टर्स ए एंड बी, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखना चाहिए था, आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर, their resultant makes an angle of 45 degree with A. If B equal to 2 units, then A is. So दो वेक्टर हैं A और B, एक दूसरे से अब ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पे B जो है वो 2 यूनिट का है और A जो है वो B के साथ कोई एंगल बना रहा है, एंड दिस एंगल इज बच्चा 60 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा A। और यहां पे ये नहीं दिया हुआ है, ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है कि दिस रिजल्टेंट इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस टू वेक्टर। सो अगेन यदि हम मैं यहां पे लिखूं कि 10 45 डिग्री, तो इन टर्म्स ऑफ A, तो B को आसान होगा लेना, तो मैं B A को नीचे रखता हूं और B को ऊपर रखता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये मैं तुमको बता रहा हूं। रीजन ये है कि यदि मैं A मुझे निकालना है ना, तो और B का 2 यूनिट मुझे पता है, तो B का कंपोनेंट बांटना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि वो 60 डिग्री पे आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे A और B के बीच का एंगल मैं 60 डिग्री ले लेता हूं, और R यहाँ पे बच्चों 45 डिग्री ले लेता हूं। सो यहाँ पे तुम लिखोगे 10 45 डिग्री इक्वल टू B साइन 60 डिग्री अपन A प्लस बी कॉस 60 डिग्री। सो अब देखो ना बच्चों, यहां से ऊपर में हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू रूट 3/2, और नीचे में हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 1/2।
तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा a+1 इक्वल टू √3। सिंपली यहां से यदि 2 से 2 कट गया तो ये √3 बच गया। यहाँ पे a+1, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो a+1 इक्वल टू √3 ऐसा हम लिख सकते हैं। a+1 उधर चला गया इधर और इक्वल टू √3, तो यानी कि a इक्वल टू √3 - 1। तो बड़ा सिंपली एंगल वाले तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि एंगल के अलावा इसको तुम करने जाओ बाकी चीजें लगा के, सो तुम फंस जाओगे और ये तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑल्सो क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेईई मेन रिसेंटली। सो यहां पे देखो मैंने फिगर भी बनाया हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स 1, 2 एंड 3 यूनिट्स हुज डायरेक्शंस आर दोज ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट एन एंगल ऑफ। तो जो पहला वेक्टर है, यदि मैं पहले वेक्टर को 1 यूनिट का मान लेता हूं, जो मैंने यहां पे ऐसे रखा हुआ है, तो दूसरा वेक्टर जो होगा वो 2 यूनिट कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा 2 गुना कर दिया, और जो तीसरा है वो और बड़ा हो जाएगा, वो 3 यूनिट कैसे हो जाएगा। तो इन तीनों वेक्टर को ना उठा के फिर से तुम रख दो ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे जब आप रखोगे तो ये हो गया पहला वाला वेक्टर 1 यूनिट का, थोड़ा छोटा रखता हूं मैं। ये है दूसरा वाला वेक्टर 2 यूनिट का, पहले वाले से थोड़ा 2 गुना ज्यादा रखता हूं मैं। और जो तीसरा वाला है वो 3 यूनिट का है, तो ये सबसे ज्यादा होगा बड़ा, लेकिन इसको चूंकि मुझे इस पे दिखाना है तो ये मैं रखता हूं, ये 3 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का है। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम इसको चाहें तो हम ये वेक्टर ए को 1 यूनिट का यहां पे बोल सकते हैं, ये वेक्टर बी को हम 2 यूनिट का बोल सकते हैं, और वेक्टर सी को सी मान लेते हैं तो 3 यूनिट का बोल सकते हैं। देखो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता ही है। इन दोनों के बीच का एंगल भी 120 डिग्री है, लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले वाले को हम सिंपली आई कैप लिख लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरे वाले को हम सिंपली क्या लिख लेंगे 2 cos, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री होगा ना, तो हम लिख लेंगे 2 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप एंड प्लस 2 sin 60 डिग्री जे कैप। और तीसरे वाले को हम लिख लेंगे 3 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है, एंड प्लस 3 sin 60 डिग्री माइनस जे कैप। देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। अब यहां पे यदि आप ध्यान दो तो ये मैंने फिर से यहां पे रखने की कोशिश की। सो फिर से मैं इसको अगले पेज डायग्राम को थोड़ा ठीक करता हूं। सो ये जो है तुम्हारा वेक्टर 1 यूनिट का हो गया पहला वाला। जो दूसरा वाला है बच्चा, यदि ये हटा दो, मैं एक काम करता हूं, ये जो चीज था उसी को उठा के वहां पे रख देता हूं। सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा इसको अच्छा सुंदर सा कर लेते हैं, हटा देते हैं सारा चीज जो लिखा है, लिखा वाला हटा देते हैं, तो तुम लोग को ठीक से चीजें फील होंगी। अब ये जगह भी थोड़ी सी हो गई, तो जगह होने की वजह से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ये भी मिटा दो, हाँ सुंदरता जरूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक चक्कर ये है कि ये पहला वाला 2 यूनिट का दिख रहा है, इसको अब इस स्लाइड पे मेरे पास बहुत ज्यादा जगह है तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया 1 यूनिट का वेक्टर, इसको तुम ले लो 2 यूनिट का, थोड़ा सा ये बड़ा करना है 2 यूनिट का, और ये 3 यूनिट सबसे बड़ा, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो मैंने क्या किया था कि इसको 1 यूनिट का रखा था, इसको 2 यूनिट का रखा था, और चूंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री था तो इसके अलॉन्ग इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, और ये वाला एंगल 60 डिग्री था। तुम देख रहे हो 2 यूनिट और 3 यूनिट के बीच का एंगल 120 डिग्री है, एंड सिमिलरली 1 यूनिट और 2 यूनिट के बीच में भी 160 डिग्री है, तो 120 डिग्री है। तो ये बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात वो कर रहा है। सो पहले वाले को बच्चों हम लिखेंगे 1 इंटू आई कैप, पहला वाला वेक्टर। दूसरे वाले वेक्टर को हम लिखेंगे 2 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 2 sin 60 डिग्री जे कैप। और बच्चों तीसरा वाला हम लिखेंगे 3 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप एंड प्लस 3 sin 60 डिग्री माइनस जे कैप।
सो बच्चों यदि ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट वाला है वो आई कैप हो जाएगा, दूसरा वाला यदि मैं इसकी वैल्यू 1/2 रख लूं और इसकी वैल्यू √3/2 रख लूं, सो दूसरा वाला वेक्टर में लिखूंगा माइनस आई कैप और यहां पे बच्चों हो जाएगा प्लस √3j कैप। यहां पे देखो वंस अगेन ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू √3/2, तो जब ये वैल्यूज आप डालोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लोगे -3/2 आई कैप और यहाँ पे लिख लोगे 3√3/2 जे कैप। अब देखो ये तीनों वेक्टर हो गए, ये पहला वाला वेक्टर हो गया जिसका यूनिट वेक्टर 1 है, इसका एक यूनिट है, दूसरे वाला ये हो गया जो ये जिसका यूनिट है तुम्हारे पास 2, और ये तीसरा वाला होगा जिसका यूनिट है मतलब मैग्नीट्यूड है 3। तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों को जब तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, -3/2 आई कैप एंड प्लस 3√3, सॉरी ये वाली चीज -j कैप था, सो -3√3/2 जे कैप। नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो तुम ध्यान दो तो 3√3 नहीं होगा, सिंपली 3√3/2 हो गया, एक कट जाएगा इसमें से। ये 3√3/2 में यदि तुम देखो तो ये है √3/2 प्लस √3 और माइनस है, ये चूंकि माइनस है पूरा, तो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं -3√3, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं -3√3। ये क्या हो रहा है, हाँ हम क्या कह रहे हैं -3√3 प्लस 1, अच्छा 3√3 को हटा दो, प्लस √3 कर लो ऐसा और इंटू जे कैप। तो यहाँ पे देख रहे हो ये हो जाएगा -3√3 प्लस 2√3/2, तो ये सिंपली -√3/2 हो जाएगा। सो ये इतनी बात हो गई, ये तो आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा बेसिक तो है ही लेकिन समझ पा रहे हो। सो अब इस चीज को, ये जो नया वाला वेक्टर होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, यदि तुम इसको देखो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो ये मान लो इसको, ये दिस इज योर रिजल्टेंट, तो बच्चा इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, तो √3/2 का स्क्वायर इज 9/4 एंड प्लस 3/4 सॉरी, सो ये हो जाएगा 12/4, यानी कि ये मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास √3 ओनली, तो ये हो गया √3 मीटर जो भी हो। और इसका एंगल यदि मैं निकालना चाहूं तो 10 फाई √3/2/3/2 यानी कि 1/√3, यानी कि जो नया वाला एंगल होगा, ये फाई जो निकाल रहा हूं एक्स एक्सिस से निकाल रहा हूं, जाहिर सी बात है, तो एक्स एक्सिस से ये हो गया 30 डिग्री, यानी कि यहां पे कहीं पे ये जा रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम है। ये पूछ रहा है कि जो नया वाला है वेक्टर वो क्या होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दोज ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट एन एंगल। अब जो तुम्हारा फाइनल आया था सॉल्यूशन, तुम उसको ध्यान दो, तो ये वाला पहला वाला वेक्टर था 1 यूनिट का, और यहां पे तुम्हारा वेक्टर आया था ये 30 डिग्री के एंगल पे। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस रिजल्टेंट एंड ए, तो जो शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है वही तो होता है, तो ये एंगल 150 डिग्री नहीं हो जाएगा। सो यानी कि डी 150 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर हो गया। बाकी तो मैंने सारा कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह सब निकाल दिया था, तो तुम पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर चुके हो। बट क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा था कि फर्स्ट वेक्टर से कौन सा एंगल, ये बताने को पूछ रहा था। बट वी हैड ऑलरेडी सॉल्व। दो वेक्टर हैं ए और बी, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और इनका वो जो रिजल्टेंट है वो θ/2 एंगल बना रहा है। सो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan θ/2, यहाँ पे लिख देता हूँ a sin थीटा, और नीचे में लिख देता हूँ b प्लस a कोसाइन थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ sin थीटा अपन कोसाइन θ/2, sin θ/2 अपन कोसाइन θ/2, ये हो जाएगा a इंटू 2 sin θ/2 कोसाइन θ/2। जो मैंने आपको बोला था कि हमने इसको छोड़ दिया था, हमने डिसरिगार्ड कर दिया था इसको, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सो देखो sin θ/2 को हम निकाल सकते हैं यहां से कब, when sin θ/2 is not equal to 0, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, और वो तो हो भी नहीं सकती है इस केस में।
तो व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, काट सकते हैं दोनों तरफ से। एंड नीचे में हो जाएगा b प्लस a 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। मैंने cos थीटा की वैल्यू रख दी। ये याद रखना, ये सब फार्मूले बेटा याद रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वहां पे थीटा की वैल्यू यदि थीटा बाई 2 रख दोगे 2 थीटा की जगह पे, तो ये फार्मूला आ जाएगा। सो अब आप देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया। यहां पे आपको मिल जाएगा 2a कोसाइन थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू b प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस a। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक गलती मेरे से हो गई है, यहां पे 2 के साथ एक a भी आएगा, तो 2a कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस a। सो अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। इसका यदि कोई तरीका है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, यहां से हमें पता करना है a और b के बीच का रिलेशनशिप। सो सब चीजों को यदि एक तरफ हम ले आए तो मुझे मिलेगा, इसको इधर ले आओ ज्यादा अच्छा रहेगा, तो 2a कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस 2a, अब ये वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो ये माइनस 2a कोसाइन थीटा बाई 2, और देखो प्लस b माइनस a, प्लस b माइनस a इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास आई कि 2a कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, और वो हो गया तुम्हारे पास 2a कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे कुछ गड़बड़ मैंने किया है। गड़बड़ मैंने ये किया बच्चा कि ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे cos थीटा बाई 2 था, तो यहाँ पे भी cos थीटा बाई 2 था, तो देखो ना ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, तो ये क्वेश्चन ही बेसिकली सॉल्व हो चुका है। ये कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा फिर, तो अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ये दोनों ए वाले तो कट ही जाएंगे ना, तो b माइनस बेसिकली यहीं से खत्म हो गया। इतना लंबा चौड़ा करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे से वो चीज मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो देखो ना, प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो हमेशा चीजें आसान हो जाती है। तो ये दोनों कट गया, तो ये नीचे वाला जो लंबा चौड़ा आया इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना मुझे, ये देखो ये जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बेसिकली यहां से आपको मिल गया a माइनस बी या b माइनस a इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू a आ गया, a इक्वल टू b या b इक्वल टू a। सो ये ज्यादा सरल लग रहा है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक हमने लिखा था थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जो है थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू b, तो ये ज्यादा मुझे सरल भी लग रहा है और ये लॉजिकल भी है। तो पुराना वाला से अच्छा यही आप लोग बड़ा मैथमेटिकल है। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along x and y directions are n plus 1 and 1 respectively. If the coordinate system is rotated by angle theta इक्वल टू 60 डिग्री, देन द कंपोनेंट चेंजेस टू n and 3। अब इसमें तुम किसी भी एंगल पे निकाल कर दो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना। मॉड ऑफ a जो होगा वो पहले वाले केस में n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, और फिर जब उसको 60 डिग्री पे घुमा दिया, किसको घुमा दिया, तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दिया। बेसिकली इस तरह से तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और तुमने इसको क्या किया कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसको 60 डिग्री पे घुमा दिया। ये तुम्हारा वेक्टर था, लेट्स से दिस वाज योर वेक्टर, और ये वेक्टर था a, और ये पहला वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था x o y। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने x डैश o y डैश कर दिया। तो पहले वाले सिस्टम में जो है वो कंपोनेंट थे मेरे पास n प्लस 1 और 1, ये n प्लस 1 ले लो और ये था 1। और दूसरे वाले में कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो गया, दूसरे वाले में क्या हो गया, n प्लस n हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ऐसा हो गया। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको क्या कर लूंगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और दूसरे वाले केस में n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दोनों बराबर होने वाले हैं। तो यानी कि n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नथिंग बट n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या तुम इसको देखो ये n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि करो तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा n माइनस n-1 इंटू n प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू -8।
सो ये तुम लिख सकते हो कि 2n प्लस 1 इक्वल टू 8, ये -1 यहां से आ रहा है तो -1 कट जाएगा। सो बेसिकली यहां से 2n इक्वल टू आ जाएगा 7 या n इक्वल टू 3.5। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो बच्चों बी वाला ऑप्शन है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सो आप देख रहे हो एकदम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको वेक्टर पढ़ाने के टाइम में बताया था, वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर एक में। Given that a plus b plus c equal to 0, out of the three vectors, two are equal in magnitude and the magnitude of the third vector is root 2 times. So आप ये देखो कि यहाँ पे यदि वेक्टर a है और ये वेक्टर मान लो कि b है, और हमने क्या किया कि a प्लस b प्लस c को जोड़ा, तो 0 आया। यानी कि एक लाइन में तुम चलो, एक ऐसे ट्रायंगल बनाओ जो यहां से लिख लो, यहां से आ गया तुम्हारे पास a, ये आ गया b और ये आ गया c। मैं मान के चल रहा हूं कि a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये हो गया c। तो आप देख पा रहे हो कि a और b के बीच का यदि ये a का मैग्नीट्यूड मान लिया कि मैंने x है और b का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कि ये भी x है, सो मॉड ऑफ c का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2x। तो ये बात हमारी हो गई। अब ये पूछ रहा है a और b का एंगल बीच का क्या होगा। तो a और b के बीच का एंगल निकालने के लिए मैंने इन दोनों को ऐसे खींच दिया इसको, तो ये टेल टू टेल मिला दिया तो ये 90 डिग्री आ गया। लेकिन यदि मैं तुमसे पूछूं कि b और c के बीच का एंगल क्या है, सो बच्चों ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। लेकिन यदि तुम देखो तो ये वाला, ये b है और ये जो है तुम्हारा वो c है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो तुम्हें निकालना है। ये 45 डिग्री तुमने निकाल लिया तो ये 35 डिग्री, 135 डिग्री हो गया। और सिमिलरली यदि मैं तुमसे पूछूं कि भैया a और c के बीच का एंगल क्या है, तो देखो ये है a ऐसे नीचे आ रहा है और c ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल भी 135 ही होगा। सो 135, 135 एंड 90 डिग्री। एक बार वापस ये सारे क्वेश्चन को तुम लोग फिगर बना के फिर से करना तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा और सुंदर बना देता हूं। ये था तुम्हारे पास इस तरीके से a, ये था b और ये था c। अभी तो 0 हुआ, सॉरी ये a है, ये b है और ये c। और इसको एक बार बना के तुम देखना। और a और b के बीच के एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, a के ऊपर b को ऐसे रख दिया, तो ये और ये b के बीच का एंगल मिल गया। और इसी तरीके से b और c को टेल टू टेल या हेड टू हेड जैसे तुम्हें लगता है ऐसे निकालो। और the resultant of two vectors a and b is perpendicular to vector a and its magnitude is equal to half the magnitude of vector b. The angle between a and b is, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर है b, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा तुम्हें b को, और तो कोई तरीका है नहीं क्योंकि a और b के ऊपर जो है रिजल्टेंट है, a के ऊपर वो परपेंडिकुलर। सो ये हो गया b, ये हो गया a। अब ये बोल रहा है magnitude is equal to half the magnitude, so the resultant of two vectors and its magnitude is half the magnitude of b। यानी कि यदि ये एंगल में थीटा ले लूं तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो कोसाइन थीटा होगा वो a बाई b लिख सकता हूं मैं सिंपली। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये कोसाइन थीटा तो लिख ही सकते हो ना, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये दिया हुआ है कि a जो है, b जो है वो a से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, तो उस तरह से तो कर सकते हो। वेक्टर की तरह से सोचोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, अदरवाइज आसान है ये। तो यहां से बच्चा थीटा आ गया 60 डिग्री। अब तुमसे ये पूछना है कि a और b के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखो ये है a और ये है b, यदि उठा के टेल टू टेल मिलाओगे तो, और ये वाला एंगल तुमने निकाला 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल बच्चा 120 डिग्री आ गया। तो दिस इज एंगल बिटवीन a and b, shortest angle between a and b when it is placed tail to tail or head to head as per the vector of magnitude b is rotated through an angle theta. What is the magnitude of change in vector? So बच्चों यदि मान लो मैंने ऐसे कहा कि मेरा एक वेक्टर था b और ये b उठा के मैंने ऐसे रख दिया किसी एंगल थीटा पे रोटेट करके, तो जो फाइनल वेक्टर था ना b फाइनल, उसको तुम लिखोगे b cos थीटा i कैप प्लस b sin थीटा, अच्छा हाँ j कैप। और जो तुम्हारे पास b इनिशियल था वो तो बच्चा वही रहेगा b i कैप। तो वेक्टरली बच्चा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट b cos थीटा माइनस b i कैप एंड प्लस b sin थीटा j कैप। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला डालो।
यहां पे तुम देखो तो ये b इंटू कोसाइन थीटा माइनस 1 आई कैप और ये b साइन थीटा जे कैप। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, सो ये जो कोसाइन थीटा ये जो 1, इसको मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, कोसाइन थीटा माइनस 1 है तो तुम्हें पता है कि कोसाइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 1 भी लिखते हैं और हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिखते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा दूसरा वाला। तो यहां से आ जाएगा माइनस 2b साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2b साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 जे कैप। ऐसा क्यों किया, साइन थीटा बाई 2 की साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब आप चाहो तो यहां से कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या कॉमन लोगे, माइनस 2b या प्लस 2b साइन थीटा बाई 2 ले लो ना कॉमन दोनों में से, तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 आई कैप माइनस में ये एंड प्लस cos थीटा बाई 2 जे कैप। अब यदि मैं ये b फाइनल माइनस b इनिशियल ले रहा हूं, अब यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं सो ये 2b साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन नो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी आज गलत बहुत हो रहा है मेरे से, सही करके गलत ऐसे ही होता है। सो बेसिकली इस तरह से आप मॉड लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड जो 1 हो जाएगा, इस चीज का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और ये 2b साइन थीटा बाई 2 एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो ये आंसर 2b साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट बच्चों, the vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference. In that case the forces, अच्छा सो ये है मान लो कि वेक्टर A और दूसरा एक वेक्टर मैंने ले लिया सपोज B। सो इन दोनों का जो समेशन होगा ये बच्चों हो जाएगा ये R। अब क्या ये कह रहा है कि यदि A माइनस B निकाला, इधर कर लेंगे माइनस B, सो A माइनस B कैसा होगा, A माइनस B यदि मैं जोड़ू तो इस तरह का कुछ होगा ऐसे, यही तो कहानी चलने वाली है। लेकिन इस तरह से करने में हो जाएगी समस्या बड़ी, मैं थोड़ा और अच्छे से करता हूं इसको। ये है तुम्हारे पास A, ये है तुम्हारे पास B, ये है वेक्टर R और मैंने क्या किया कि इसको कर दिया माइनस B। सो अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा ये ऐसे ऐसे जुड़ गया, दिस इज R डैश। बोला कि ये दोनों एंगल जो है ना बच्चा, ये दोनों एंगल R और R डैश के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैं तुमको अब इसको, चूंकि यहां पे R और R डैश के बीच में 90 डिग्री है तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मान लिया कि A और B के बीच में जो एंगल है वो मेरे पास कितना है, थीटा है। सो यदि A और B के बीच का एंगल थीटा है तो वेक्टर फॉर्म में R कैसे लिखोगे, जरा बताओ तो। वेक्टर फॉर्म में R लिखोगे तुम R इक्वल टू A प्लस अच्छा A प्लस B cos थीटा I कैप एंड प्लस B साइन थीटा J कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हो गया R। और सिमिलरली R डैश कैसे लिखेंगे, वो A माइनस B है तो ये लिखोगे A माइनस B cos थीटा I कैप। ठीक है ना जी, इसको ऐसे में समझने की कोशिश करता हूं कि ये है मेरा A और ये है मेरा B। ठीक है, और A और B के बीच का एंगल जो है बच्चा ये है एंगल थीटा। हाँ तो ठीक तो है। सो कुछ नहीं करना है, यदि तुम सिंपली A माइनस बी कर रहे हो तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी समझ लो ना कि A और B के बीच में यदि एंगल थीटा है तो A को हम लोग लिख लेते हैं A आई कैप और B को हम लोग लिख लेंगे A
कॉस थीटा सॉरी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो इस तरह से ज्यादा आसान रहेगा, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। सो ए माइनस बी कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ये आर डैश हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है आर डॉट आर डैश इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये ए, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, सॉरी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, आई डॉट आई 1 एंड माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सो यहां पे देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू बी। तो आप देख रहे हो कि बोथ आर फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर। A plane is flying with speed 500 km per hour at an angle of 30 degree north of east and wind is blowing at 100 km/h north to south. Find the resultant displacement of plane in 2 hours. So कुछ नहीं, बनाओ अपना वो प्लेन जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रहा है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। और विंड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी कि ये नॉर्थ साउथ यानी ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर विंड की स्पीड है। सो बेसिकली तुम्हें वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, और उसको हम लिखते हैं 500 cos 30 डिग्री आई कैप एंड प्लस 500 sin 30 डिग्री जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, वो दिया है -100 डिग्री जे कैप। और तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से कैसा दिखेगा वो, तो प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो जब तुम जोड़ोगे ना तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको लिख लो थोड़ा सा अच्छे से, ये 250√2 आई कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 250 जे कैप। तो ये जब माइनस जुड़ेगा तो फाइनली आ जाएगा 250√3 आई कैप एंड प्लस 150 जे कैप। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। 2 घंटे में उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो विद डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू 2, यानी कि हो जाएगा 500√3 आई कैप एंड प्लस 300 जे कैप। ऐसे ही छोड़ दो, मन करे तो इसको तुम रूट में भी ले सकते हो, बट बेसिकली कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। इस क्वेश्चन से हमें बस ये जानना था कि कैसे हम चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं। बाद में रिलेटिव वेलोसिटी में टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी कि एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कोसाइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कोसाइन थीटा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया तो कॉस थीटा हो जाएगा -1/2 एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो यानी कि थीटा की वैल्यू। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इच हैविंग मैग्नीट्यूड f0 एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो कुछ नहीं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर f0 स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2f0 स्क्वायर कोसाइन थीटा, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स f डैश, इसको रूट में कर लो। सो रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया, तो 2f0 स्क्वायर 1 प्लस कोसाइन थीटा। अब कुछ नहीं, इसको और अच्छा कर लो, 2f0 स्क्वायर, इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 2f0 cos थीटा बाई 2। तो दो वेक्टर यदि सेम एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट 2f0, दो इक्वल वेक्टर यदि किसी एंगल थीटा पे हो तो उनके बीचों बीच जाएगा उनका रिजल्टेंट थीटा बाई 2। The ratio of maximum minimum magnitude of the resultant of two vector is 3:1, यानी कि a plus b अपन a minus b तुमको दिया है 3, 3:1 यानी कि 3 only. So a plus b equal to 3a minus 3b, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास 2a equal to 4b, यानी कि a by b equal to 1/2। ये पूछ रहा था।
इसको इधर करोगे तो 4 भी हो जाएगा और इसको इधर करोगे तो 2a हो जाएगा। बस बेसिकली जहां पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज magnitude 20 Newton, one of the force is of magnitude 20√3 Newton and makes an angle of 30 degree with the resultant. So यहाँ से यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरह से इसको सोच सकते हैं। मैं ये सोच सकता हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है वो 20 न्यूटन का है, इसका जो रिजल्टेंट है मैंने मान लिया कि इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक वेक्टर जो है बेसिकली वेक्टर तो हम नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो दूसरा वाला जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, लेट्स से x मान लेते हैं हम इसको। सो यदि आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मेरे पास रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड मेरे को दिया हुआ है 20 न्यूटन, और बच्चा ये जो है मॉड ऑफ ए जो है वो दिया है 20√3 न्यूटन, और यदि मैं बोलूं कि आर और ए के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है तो ये दिख रहा है, टेल टू टेल मिला दिया है यहाँ पे। इसका मैग्नीट्यूड बी का मैंने मान लिया लेट्स से एक्स। सो यदि इस ट्रायंगल से तुम डायरेक्ट देखो तो तुम बोल सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगी। सो यहाँ पे यदि आप देखो तो ये 20√3 का होल स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, अब 20 स्क्वायर बच्चा कॉमन ले लो तो यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा -1। सो ये हो गया आपके पास 20 स्क्वायर इंटू 2, सो x इक्वल टू 20√2। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिजल्टेंट c ऑफ a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, आल्सो मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ c, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। सो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये कहूंगा कि यदि वेक्टर a और b का जो है कुछ इस तरह से है कि लेट्स से दिस इज योर वेक्टर a, मान लेता हूं कि ये वाला वेक्टर जो है वो a है मेरा, और इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ c, मतलब रिजल्टेंट जो है बच्चा वो यहाँ पे c के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रख लेता हूं c को, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बनेगा आपके पास, ये हो गया c। और बच्चा जो b होगा वो कैसा होगा, वो इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि चूंकि रिजल्टेंट है तो मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे इसके टेल के ऊपर, हेड के ऊपर टेल रखूंगा ना, तो ये हो गया मेरे पास b, ये हो गया a, b के देखो हेड पे टेल रख दिया a का, और ये फाइनली c इज द रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल बन चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। अच्छा यहाँ पे ये आपको पता है कि मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ वैल्यू इज x, इट इज आल्सो x, ऐसा मान लिया मैंने। सो यदि मेरे को कोई बोले कि भाई ये वाला एंगल पता कर दो तो मैं tan थीटा यहां से निकाल सकता हूं, कैसे, x अपन x इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें पता ये करना है, अच्छा ये वाला एंगल मुझे पता है कि 90 डिग्री है, कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बन रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें जो पूछ रहे, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना और बोल भी रहा है कि a, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में कि b इज परपेंडिकुलर टू a। सो आपको ये दिख रहा होगा कि b इज a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, द रिजल्टेंट c इज परपेंडिकुलर टू a, ऐसा दिख रहा है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर जाएं, ले जाएं इसको यहाँ पे, तो देख रहे हो टेल टू टेल। सो a और b के बीच का एंगल हमारे पास दिख रहा है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अब अगली बात जो है हमें पता करना है कि a और b और फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो a एंड b के बीच का एंगल पता करना है हमें। The resultant c of a and b is perpendicular to a, और a और b के बीच का एंगल पता करना है, ठीक है। सो a और b का बीच का एंगल पता करना है तो a और b के बीच में हम क्या करते हैं, या तो टेल टू टेल मिला देते हैं या हेड टू हेड मिला देते हैं, जो आसान है। यहाँ पे मेरे लिए आसानी होगी यदि मैं इसको टेल टू टेल मिला दूं। इससे फायदा क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि ये जो एंगल थीटा था ना
वही वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। इसको कॉपी मार लेते हैं वंस अगेन, तो आपको देखने में आसानी होगी। यदि मैं इसको यहाँ पे हेड टू हेड में मिला दूं, बी और किसको मिला रहा हूं मैं, बी और ए को मिला रहा हूं, सो ये वाला एंगल मुझे निकालना है। तो बेसिकली आपको ये वाला एंगल तो पता ही चल चुका है, थीटा 45 डिग्री, और ये जो इतना है ये 90 डिग्री है। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 90 प्लस थीटा, एंड थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ two forces acting at a point is 16 Newton. The resultant of these forces is perpendicular to the smaller force and has a magnitude of 8 Newton. If the smaller force is of magnitude x, find the value of x. तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है कि जो अभी हमने पीछे किया। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे ही आ रहे हैं, तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि दो फोर्सेस का जो सम है वो 16 न्यूटन है, तो उसमें से एक x है, तो दूसरा वाला 16 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है ना, वो रिजल्टेंट 8 न्यूटन का है, और जो 8 न्यूटन का रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर है। सो यहां पे ये कहानी कैसी बन सकती है यदि इस तरह से मैं इसको कहूं। सो मुझे लगता है कि यदि मैं एक यहां पे एक फोर्स ले लेता हूं, लेट्स मेक दिस डील। यहां पे मैंने क्या किया कि ये वाला जो फोर्स है, दिस वन इज लेट्स से 16 माइनस एक्स, और ये वाला जो नीचे वाला है बेस वाला, उसको मैंने मान लिया x, और ये जो रिजल्टेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन दिया हुआ है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है ये। सो इसका वैल्यू 8 न्यूटन दिया गया है। सो हम बिना किसी ज्यादा इसके लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा 16 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड 16 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो यहां से देखो ना, ये 16 माइनस 2x, और यहाँ पे ये बच रहा है आपका x गया इंटू 16 इक्वल टू 64। अब ये यहां से जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4 विच इज 12, सो x इक्वल टू 6। इसी क्वेश्चन को बिना किसी एफर्ट के यदि मुझे लगाना हो, तो मैं यदि थोड़ी सी बुद्धि का अपने यूज करूंगा, तो मुझे डायरेक्ट भी पता चल सकता था ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, यदि मैं बाई हीट एंड ट्रायल x की वैल्यू यदि 6 रख लेता हूं, तो यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 हो रहा है, तो ये होता है ना 3 4 5 या 6 8 10। सो हीट एंड ट्रायल से भी आप इसको कर सकते थे बिना हल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अ मेटल स्फीयर इज हंग बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड टू अ वॉल। The sphere is pushed away from the wall by a stick. The forces acting on the sphere are shown in the second diagram. Which of the following statement is wrong? तो यहाँ पे यदि ध्यान देते हैं कि कौन सा रॉन्ग है, तो पहले राइट तो देख लें क्या है। यदि T, P और W तीनों मिला के जो है 0 कर रहे हैं, तो T प्लस P प्लस W बटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया, तो करेक्ट हो गया, तो यानी कि ये तो मेरा ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, बी हट गया। दूसरा यदि हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे t को कंपोनेंट में बांट दो, तो ये t cos थीटा हो जाएगा, इधर t sin थीटा हो जाएगा। सो आप बोलोगे कि t sin थीटा इक्वल टू p एंड t cos थीटा इक्वल टू w। सो यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इक्वल टू p बाई w, या p इक्वल टू w tan थीटा, तो ये भी नहीं होगा, a और b दोनों कट गए। अब यदि इन दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि टी की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये भी नहीं होगा, रॉन्ग बोल रहा है ना, मतलब ये सब सही हो गया। सो विच वन इज रॉन्ग? तो दिस वन इज रॉन्ग, सो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान रखना रॉन्ग कौन सा है। यदि राइट पूछता तो ए बी सी इज करेक्ट, रॉन्ग पूछ रहा है इसलिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। As shown in the figure, tension in the horizontal cord is 30 Newton. The weight W and tension T in the string O in Newton are. So कोई बात नहीं है, यहाँ पे दिया मैंने फिगर में बनाया भी हुआ है कि ये T है जिसकी वैल्यू 30 न्यूटन है। सो हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं T। तो जब आप इसको T मान लोगे, जो ये
रसीद है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा इधर यहाँ पे t cos 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा t sin 30 डिग्री। अच्छा, आप बोल सकते हैं कि t cos 30 डिग्री ना वो तो w के बराबर होगा और t sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 30 न्यूटन के बराबर। सो ये sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 2 यानी कि 60 न्यूटन। और यहाँ पे फिर t की वैल्यू डाल दोगे तो w की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू √3/2। सो बच्चा ये हो जाएगा 30√3। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पूछ रहा w 30√3 एंड t 60। सो ये बच्चा सॉल्व हो गया।